नमस्कार साथियों। 2024 का लोकसभा का चुनाव लगभग आज पांचवा फेज चल रहा है। पांचवा फेज के बाद फिर 25 तारीख का और 1 तारीख को ये बाकी बचे सीट पे ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक मेरी समझ है, लोकसभा के चुनाव हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है क्रिटिकल चुनाव और एक होता है नॉर्मल, जैसे ए फेज चल रहा है नॉर्मल चुनाव का। क्रिटिकल चुनाव उसको कहा जाता है जैसे कि आज के जनरेशन को इसके बारे में मालूम नहीं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद 77 में जितने विपक्षी नेताओं को बंद कर दिया था जेलों में, वो सारे हमारे दिल्ली के एक मैदान, रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की और ये निश्चय किया गया कि भाई कांग्रेस को जो संविधान के खिलाफ उन्होंने जो काम किया है, इसके लिए उनको बाहर करना है। उसके बाद एक चुनाव आया जब निर्ममता से उनको तमिलनाडु में मारा गया था, तो कांग्रेस के खिलाफ एक संवेदना थी। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा टिकट लेके, लोकसभा के सीट्स लेके, उसके बाद ज़्यादातर वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। और 2004 से लेके 2014 तक जब मनमोहन सिंह के सरकार में बहुत सारे ऐसे मामले हुए जैसे 2G, 3G, कोल, CWG, आदर्श वगैरह वगैरह, तो इस घोटाले से पूरा देश त्रस्त था। साथ ही साथ फिर अन्ना हजारे जी की मूवमेंट स्टार्ट हुई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अभी जो करप्शन के मामले में लिप्त है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो खुद इस आंदोलन के मुखिया थे। ये दुर्दैव है भारत का। फिर भी उसके साथ साथ प्रशांत भूषण, शशि भूषण, कुमार विश्वास, ऐसे बहुत सारे, बाबा रामदेव, ऐसे बहुत सारे दिग्गज नेता इकट्ठा हो गए थे और उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण समर्थन था। और उसके साथ साथ ही गोवा अधिवेशन में अगला प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये कुछ लाल कृष्ण आडवाणी जी के मनमुटाव के बावजूद भी ये निर्धार किया गया था कि मोदी जी ही हमारे अगले प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि उन्होंने जो गुजरात का विकास किया था प्रकृति के विपरीत परिणामों के बावजूद। तो ये चुनाव ऐसा चुनाव हो गया कि भाई उसमें कुछ कांग्रेस का भी चाय वाला ये वो ऐसे उनको क्रिटिसाइज किया गया था। तो उसके लिए ये चुनाव लगभग कांग्रेस को पूरा डेसिमेंट ही कर दिया था। जो काऊ बेल्ट बोलते हैं हम उत्तर भारत में, 80 में से 73, 26 में से 26, 25 में से 25, 27 में से 27, ऐसे पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी ने अपना जम बसा लिया था। तो उसके चलते उसके बाद 2014 से 2019 तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, उसके बाद 2019 का चुनाव आते आते कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि उसका प्रत्युत्तर भारतीय सेना ने दिया। मगर उसका श्रेय, क्योंकि सेना भी सरकार के पक्ष में थी, सरकार ने ऐसे कड़े निर्धार लिए जिसकी सराहना पूरे देश में की। और पुलवामा के चक्कर में 2019 में और अधिक मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा आए। उसके बाद उन्होंने फिर भी ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, शिप, एयरपोर्ट वगैरह सब काम किया था। मगर ये जब 2024 का चुनाव आया तो 2024 के चुनाव में ऐसे लग रहा था कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये सब बातें चल रही थी। उसी बीच में इंडिया गठबंधन, जैसे हमारे विरोधी उसको इंडी गठबंधन करते हैं, उसके लिए वो सारे एक छत के नीचे बेंगलोर में इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर बिखरे, फिर इकट्ठे हुए, फिर बिखरे, ऐसे करते करते एक इंडी गठबंधन करके तैयार हो गया, जिसका
नेता पहले नीतीश कुमार थे, उन्होंने फिर पाला बदल के वो फिर एनडीए के साथ आ गए, फिर अभी इसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे। स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये कुछ प्रखर उत्तर दे पाएंगे, बट जैसे जैसे पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज हो गया, तो ये पांचवें फेज में चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है और नरेंद्र मोदी जी अपना चुनाव प्रचार जोरों जोखम से, जैसे कि कोई 28-25 साल के युवा नेता को भी अचरज हो जाए, इस ढंग से वो इतने स्पीड से वो कर रहे हैं। लोगों के मन में दो ख्याल अभी आ रहे हैं कि भाई हम अपना वोट विरोधियों को देकर हमारा वोट क्यों खराब करें, पहली। दूसरा, क्या मोदी के अलावा अब तक जो काम हुए हैं वो आगे बढ़ाना है तो हमको मोदी को दोबारा चुनाव लड़ाना पड़ेगा। तीसरा ये हुआ है कि जो कोलिएशन जमीन पे नहीं दिख पा रहा है, जैसे कि सपा का बसपा का वोट, बसपा तो अलग ही पड़ गई, मगर सपा के वोट ग्राउंड लेवल पे या उत्तर प्रदेश में ये जुड़ पाएंगे। जैसे कि हमारे कर्नाटक में जो गारंटी स्कीम्स दी है, बट वो गारंटी स्कीम्स क्या ऐसी कारगर साबित होगी कि मोदी के सामने क्या गारंटियां रहेगी, या लोगों को लग रहा है कि गारंटी स्कीम दे के लोगों का मन बहलाया जा रहा है, मगर उसको सरकारी संपत्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका भी सोचना हो रहा है। यूपी में 63 सीटें थी, ये जरूर ज़्यादा बढ़ेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा पूरे उत्तर हिंदुस्तान में हावी है। उसका प्रभाव कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी और तेलंगाना में भी कुछ कुछ हद से लग रहा है। इस सब के बावजूद यदि जो स्वाति मालीवाल जी का केस हुआ और उससे उसका जो रिजल्ट जो दिल्ली में लग रहा था कि केजरीवाल पंजाब और कुछ सीटें ले पाएंगे, तो अभी इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये अभी नामुमकिन लग रहा है। जिस ढंग से श्रीनगर में पोलिंग हुई है, तो पूरे देश को मालूम पड़ गया है कि आर्टिकल 370 की वजह से जो मोदी ने और अमित शाह जी ने निर्णय लिया था, उसकी मान्यता पूरे देश को लग रहा है कि अभी जैसे कि सैलानी जा रहे हैं, फिल्म शूटिंग पूरी चालू हो गई है, कश्मीर में शांतता है, इसका प्रभाव भी इस चुनाव में पड़ा है। राम मंदिर का प्रभाव भी इस चुनाव में पड़ा है। और कुछ ऐसे बयान कांग्रेस के तरफ से या समाजवादी की तरफ से आ रहे हैं जिसका अलायंस को, मतलब एनडीए को फायदा नहीं हो रहा, उसका फायदा तो वापस बीजेपी को ही हो रहा है। ये सारा चीज देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह का मालूम, जैसे कि तेलंगाना में हमारी सीटें इस बार बढ़ेगी, मतलब बीजेपी की इस बार सीटें बढ़ेगी। तमिलनाडु में हम खाता ओपन करने के फिराक में हैं। केरला में भी एक दो सीट, जहां त्रिशूर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, वहां हमारा अच्छा ये है। कर्नाटक में एक दो सीटें हमारी कम होगी, तो वो सीट का भरपाई हम तेलंगाना से करेंगे या आंध्रा से करेंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। राजस्थान में भले कुछ जाति विशेष को ये करने से राजस्थान में 4-5 सीटें जाएगी, मगर मुझे अब उसका भरपाई हम पंजाब में करने जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी बोल रही है। क्योंकि पंजाब में जो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में जो बीजेपी कहीं पिक्चर में ही नहीं थी, मगर अकाली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके वोट बढ़ जाएंगे। और जो ट्रेडिशनल हिंदू वोट्स है और SC/ST सिख वोट्स है, ये SC/ST सिख वोट्स बीजेपी को मिलने से तकरीबन 9 से 10 सीटें बीजेपी वहाँ ले पाए, ऐसा मेरा खुद का अनुमान है। और दिल्ली की तो 7 कोई 7 आएंगी, छत्तीसगढ़ पूरा स्वीप करेंगे, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में 72-73 सीट के पोजीशन तक बीजेपी अभी लग रही है, ऐसा लग रहा है। संदेश खाली का मामला जो बड़े ढंग से, बड़े बेहतर तरीके से बीजेपी ने कैंपेनिंग में चलाया, जो लाइनें दिख रही है हिंदू महिलाओं की,
और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तो टीएमसी जीत जाएगी, मगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस का पूरा डिसमेंट होने के बावजूद इस बार ऐसा मुझे लग रहा है कि 32 से 33 सीटें वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 42 में से आएगी। उड़ीसा में आज ही प्रधानमंत्री की आप रोड शो चल रहा है, तो रोड शो का जो प्रभाव देके बीजू जनता दल के खिलाफ, जबकि उनका फ्रेंडली फाइट था, मगर बीजू जनता दल की जगह अभी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी ले रही है। बिहार में मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद या उनके दोनों बेटे या कांग्रेस कुछ बेहतरीन कर पाएगी या कोई ऐतिहासिक ऐसा काम करेगी जो जेडीयू और बीजेपी के वोट में डेंट ला सके। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि मराठवाड़ा में कुछ समस्या है। मराठवाड़ा की समस्या ये कुणबी और मराठा के इसमें चल रही थी, मगर मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र में भी लग नहीं रहा है। कर्नाटका का मैं बता ही दिया कि 22 से 23 सीटें हमारी आएगी और 1-2 सीटें जेडीएस ले पाएगी। रेवाना का मामला इतना कोई इफेक्ट हमको वहाँ से भी नहीं नज़र आ रहा है। इन द प्रोस्पेक्टिव एंटायर यदि हम देखें, जैसे कि हरियाणा में पहले से चर्चा थी कि भाई 10 में से कुछ 5 सीटें अभी इस बार जाएगी, ये सीन वहाँ का भी नहीं मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नज़र इतना ही आ रहा है कि बीआरएस दबाव में है, तो बीआरएस क्या करेगी चुनाव के बाद, या तो अलाइन करेगी या बाहर से सपोर्ट करेगी, ये भी समझ के परे है। मगर तेलंगाना में हमारा वोट ज़्यादा हुआ है और हम 6 से 7 सीटें जीतने के कगार पर है। तेलुगु देशम हैज़ डन वंडरफुल थिंग इन आंध्र प्रदेश। मुझे लगता है तेलुगु देशम की सहायता से 14-15 सीटें तक हम आंध्रा में कैप्चर कर पाएंगे, ऐसा बीजेपी बता रही है। इन द ऑल पर्सपेक्टिव मेरा खुद का आकलन है, जो 400 पार जो बीजेपी बता रही है, धरातल में ये संभव हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है 415-16 तक जाएंगे तो भी कोई अचरज होगा। इन ऑल पर्सपेक्टिव 2 फैक्टर इसमें है, एक तो राम मंदिर, दूसरा विपक्ष जैसे 14 में हुआ, 19 में हुआ, 24 में भी प्रखर नेतृत्व देने से, मतलब स्ट्रांग अपोजिशन इन फ्रंट ऑफ नरेंद्र मोदी नहीं देने से, इट इज जस्ट लाइक अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना। सो नरेंद्र मोदी और अपोजिशन के बीच में दूरियां इतनी है कि इसका कवरअप करना बाकी के 3 फेज में पॉसिबल नहीं है। मगर एक चीज़ ज़रूरत है, जो मेरा खुद का आकलन है, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल छोड़ के जहाँ अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, ये जितने बीजेपी के एमपी जीत के आएंगे या बीजेपी के मंत्री जीत के आएंगे, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी की कृपा कटाक्ष से जीतेंगे। और 80,000 से लेके 1,20,000 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 70 से 80% जो बीजेपी के जीतने वाले हैं, इनका मार्जिन पहले की तरह जैसे रामविलास पासवान लाते थे या मोदी जी अपने क्षेत्र में लाते थे, या जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जेल में रहते हुए लाते थे, ये जो हम पहले के चुनाव में देखते थे, ऐसा कोई सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। 4 मई के दोपहर 3 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार 415 से 417 सीटों तक जीत पाएगी और कांग्रेस 40 से 45। तो सेकंड पोजीशन में डीएमके रहेगी, कांग्रेस के बाद डीएमके रहेगी, फिर टीएमसी रहेगी, और कुछ हद तक जो इंडिपेंडेंट्स है ना, वो सब मिला के विपक्ष में कुछ 100-110 सदस्य रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान इस चुनाव के बारे में है।